नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल हर सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे नागपुरी व्याकरण से संबंधित टॉप 500 क्वेश्चंस, जो कि आपको नागपुरी का कुल 100 प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। तो इसको आपको अच्छी तरीके से करके जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और निश्चित तौर पर इससे कई सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इसी सिलसिले में हम लोग देख रहे थे दोस्तों, हम लोगों ने अब तक कुल 8 सेट इसका कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को किया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आगे भी मैं और भी सारे सेट्स लेकर के आऊँगा, जिसका कि आज 9वां सेट है। तो दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही खास हैं। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप उन्हें देख सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेट को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगी। हमने पूरे के पूरे नागपुरी जो सिलेबस आपको कंप्लीट करनी है जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए, वो हम लोगों ने पहले से ही वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जा कर के उन्हें देख सकते हैं। जैसे नागपुरी लोक कथा, नागपुरी लोक साहित्य, नागपुरी लोकगीत, आपके गद्य भाग, पद्य भाग, वनकेवरा भाग 1 में जितनी भी आपको कविताएं पढ़नी है उनके अधिकांश भागों को हमने कर लिया है, और आगे भी जो बचे हुए हैं उनको मैं आपको करा दूंगा। तो दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई है जो आपके जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं और भी सारे प्रश्नों को जो कि हमें जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए पढ़नी है। देखिए दोस्तों, जो आपका पहला सवाल है आज का, कहता है कि नागपुरी भाषा का सबसे बड़ विशेषता कौन वर्ण से जुड़ल है। तो बताइए दोस्तों कि नागपुरी भाषा कर जो सबसे बड़ विशेषता जो है कौन वर्ण से जुड़ल है। क्या वो अ है, ई है, आ है या फिर ऊ है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई, छोटी ई, बड़ी ई नहीं, छोटी ई। ठीक है, तो नागपुरी भाषा में जो सबसे बड़ विशेषता जो है वो ई वर्ण का है। ठीक है, ये ई वर्ण से जुड़ा हुआ है। देखिए, अगला प्रश्न है कि राइत शब्द में ई ध्वनि कर आगम कौन विशेषता के बताएला। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो रात एक ये शब्द है, इसमें ई ध्वनि की जो आगम है ये कौन विशेषता को बताता है। स्वर संबंधी, व्यंजन संबंधी, अपनिहित संबंधी या फिर देवल में कोनो नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ये ऑप्शन नंबर सी, अपनिहिति संबंधी। ठीक है, क्या है, अपनिहिति संबंधी। देखिए, अगला है, मात्रा रूप में कौन कौन वर्ण कर व्यवहार नागपुरी लिखक में नहीं होएला। तो मैंने आपको शुरुआत में जब आपको वर्ण पढ़ा रहा था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था दोस्तों कि नागपुरी में कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका कि यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए ए हो गया, औ हो गया, इनका यूज़ जो है नागपुरी में नहीं किया जाता है। फिर जैसे आपका केवल ये वाला सा का यूज़ किया जाता है, और बाकी जो आपका तलबिया शाह है, फिर इसको आप पेट कटा शाह भी बोलते हैं, तो इसका यूज़ जो है दोनों का नहीं होता है, केवल ये वाला सा का यूज़ होता है। ठीक है, तो और भी ऐसे कई शब्द थे तो जिनमें से ए और औ भी मौजूद थे दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागपुरी जो रूप है इसमें इन वर्णों का व्यवहार लिखने में नहीं होता है। ठीक है, देखिए अगला है, ए कौन तरह कर स्वर नागपुरी में जो है कहायला। तो बताइए दोस्तों, ए जो है कौन तरह का स्वर नागपुरी में कहायला। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, गुण स्वर या फिर देवल में कोनो नहीं। मैंने दोस्तों आप लोगों को नागपुरी पढ़ाते वक्त अच्छी तरीके से हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, आपका और भी कई तरीके के स्वर हम लोगों ने उसमें पढ़े। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये ए स्वर है वो आपका दीर्घ स्वर के संबंध रखता है। ठीक है, दीर्घ स्वर से संबंधित है। ये ऑप्शन नंबर 20 का इसलिए सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगला दोस्तों, इस चैनल पर आपको नागपुरी व्याकरण का पूरी तरीके से कंप्लीट सिलेबस कराया गया है, जो कि आपके जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चैनल के प्लेलिस्ट में वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप चाहे तो उन्हें जा करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हैं। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है, नागपुरी लिखक में
कौन स्पर्श व्यंजन कर व्यवहार नहीं होएला। तो बताइए दोस्तों, नागपुरी लिखने में किस स्पर्श व्यंजन का व्यवहार नहीं होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ये हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अना अना का यूज़ जो है नहीं होता है। ठीक है, देखिए अगर आपने दोस्तों स्वर और व्यंजन जो मैंने आपको पढ़ाया था वर्ण में, तो इन सारी चीज़ों को अगर आपने देखा है तो आप इसके आसानी से उत्तर कर सकते हैं। देखिए अगला है, उसमें व्यंजन कर कौन कौन वर्ण कर व्यवहार नागपुरी में नहीं होएला। तो उसमें व्यंजन कर जो है कौन कौन वर्ण कर व्यवहार जो है दोस्तों नागपुरी में नहीं होता है, आपसे पूछ रहा है। ये वो देखिए स है, ह है, और ये ताला बिशा और पेट कटा सा है, और ये देखिए ये सा और ये ताला बिशा है, और ह और पेट कटा सा है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मूर्धन्य सा, धन सा, पेटकटा सा, ऐसे हम लोग कहते हैं ना। तो इसमें से जो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ये। ठीक है, तालाबिशा और पेटकटा सा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला है, अपवाद रूप में हमरे कौन कौन स्वर वर्ण कर व्यवहार नागपुरी लिखे में कर सकीला। तो अपवाद रूप में हम लोग जो है कौन कौन स्वर का वर्ण का जो है नागपुरी लिखने में व्यवहार कर सकते हैं। तो ए का, औ का, री का, या फिर देवल में सौबे का अपवाद रूप में बताना है। तो जैसे कि आप देखिए कार्बन का जो अपवाद है वो आपका ग्रेफाइट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हीरा हो जाता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर अपवाद रूप में अगर हम लोग को किसी वर्ण का व्यवहार करना पड़े नागपुरी में, तो वो कौन हो सकता है इनमें से। तो इसका जो सही उत्तर है ये दोस्तों, अपवाद के रूप में हम लोग इन तीनों को ही यूज़ कर सकते हैं, ए, औ और री, तीनों को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए अगला है, मोबाइल कौन तरह का शब्द रूप में आवेला। तो मोबाइल दोस्तों क्या एक देशज है, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है, तत्सम या फिर तद्भव। तो बताइए दोस्तों ये आपका किस तरीके के शब्द रूप में आता है। तो इसका जो सही उत्तर है ये एक विदेशज शब्द है मोबाइल, क्योंकि तत्सम और तद्भव तो उन शब्दों को कहा जाता है जो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं, वो आपके तत्सम कहलाते हैं। और संस्कृत के शब्द ही जब हिंदी के रूप में यूज़ करने जाने लगते हैं, जैसे कि सूर्य से सूरज बन जाता है, मैं एग्जांपल कई बार दे चुका हूँ, तो उसको तद्भव कहेंगे। और भी कई चीज़ें, जैसे कि आप कुछ और भी वृक्ष से आप ले सकते हैं, वृक्ष को जैसे कि कुछ संस्कृत में कुछ बोलते होंगे, लेकिन अगर वो शब्द आपका बन करके हिंदी में आ गया और उसको हम लोग वृक्ष कह रहे हैं, तो वो आपका तद्भव हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी कहा ना, सूर्य एक संस्कृत का शब्द है, लेकिन वही सूर्य से ही बना शब्द सूरज, ये आपका हिंदी का शब्द है। तो सूरज जो हो जाएगा दोस्तों ये आपका तद्भव है, क्योंकि ये संस्कृत से ही बना हुआ एक शब्द है और संस्कृत से ही बन करके आया। तो संस्कृत शब्द तो तत्सम होता है और उससे बना हुआ शब्द तद्भव होता है। और देशज जो हमारे देश में खुद ही उत्पन्न होता है उसको देशज शब्द कहते हैं। और विदेशज जो बाहर से आया है, तो मोबाइल शब्द जो हमारा देशज भी नहीं है, ना ही तत्सम है, ना ही तद्भव है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, विदेशज। अगला है, देखिए स्कूल जो है कौन तरह कर शब्द रूप में आवेला, या फिर कौन तरह का शब्द रूप कर उदाहरण है के स्कूल। तो स्कूल आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, ये क्या देशज है स्कूल। हाँ, स्कूल तो एक आपका देशज शब्द ही लग रहा है, और ये इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ठीक है, देशज शब्द है स्कूल। देखिए अगला है, मैं काल लडुआ खाए रहूँ। लडुआ दोस्तों एक मीठी मुरही आपने देखा होगा, तो जो चावल का भून करके बनाया जाता है, जो उसमें गुड़ से गोल गोल करके दिया जाता है, तो वो काफ़ी मीठा लगता है खाने में, मुरही जो चावल का बना होता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर लडुआ बोल रहे हैं। तो मैं काल लडुआ खाए रहूँ, तो वाक्य में लडुआ जो है कौन तरह कर शब्द रूप है के। तो बताइए दोस्तों ये लडुआ जो है कौन तरह का शब्द रूप है, तत्सम है, तद्भव है, देशज या फिर विदेशज। तो आप तो इसको साफ तौर पर बता सकते हैं, क्योंकि ये एक देशज शब्द है, ये हमारे खुद के ही क्षेत्र भाषा के तौर पर उत्पन्न हुआ एक शब्द है, तो इसीलिए एक देशज का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला है, मोर भौजी बेगर नेठो कर पानी भैर लानलक। वाक्य में नेठो कौन तरह का शब्द रूप है। तो नेठो जो है दोस्तों, देखिए भौजी है जो बेगर नेठो कर पानी भैर के लानलक,
मतलब गांव या फिर जो विलेज एरिया होता है उसमें आपने देखा होगा दोस्तों, महिलाएं जो है पानी लेने के लिए जाती हैं, घड़े वगैरह हो गया या फिर कुछ बर्तन लेकर के जाती हैं, तो अपने सर पर कुछ एक कपड़े का या फिर कुछ पत्ते वगैरह का बना करके एक रखती है, ताकि उनके सर पर जो बर्तन है उसका ज़्यादा भार ना पड़े, तो उसी को नेठो बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेठो जो है आपका कौन तरह का शब्द रूप है, यही पूछ रहा है। तो बताइए, ये तो आप साफ तौर पर बता सकती है हमारा देशज शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसी तरीके के प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर आपने ऐसे प्रश्नों को किया है दोस्तों, तो आप निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में भी ऐसे ही अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे। देखिए अगला है, इसमें कहता है इंदिरा में तोय ना उतरबे, इंदिरा में तोय ना उतरबे। इंदिरा दोस्तों कुआं को बोलते हैं, तो इंदिरा में तोय ना उतरबे मतलब कुआं में तुम मत उतरना, ऐसा बोल रहा है। तो प्रस्तुत वाक्य में इंदिरा जो है केकर उदाहरण है के, बताइए दोस्तों। इंदिरा, अब कुआं अगर आप कह दीजिएगा तो क्या कुआं किसी एक कुआं का ही नाम, अब मान लीजिए मोहन का कुआं कहते हैं हम लोग, तो मोहन का कुआं कहने से पता चलता है कि हाँ एक पर्टिकुलर किसी बंदा है तो उसका कुआं है, लेकिन यहाँ पर कुआं सिर्फ बोल रहे हैं। तो कुआं कहने से आपको क्या पता चलता है कि ये कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समुदायवाचक। तो कुआं कह देने से दोस्तों हमारे को पूरी तरीके से इसके जाति का ये पता चल जाता है कि कुआं अब कौन सा कुआं। पूरी दुनिया में तो तरह तरह के कुएँ हैं, तो सबका एक ही साथ बोध हो जाता है। जैसे हमने कह दिया गाय, तो गाय अब कोई एक गाय तो है नहीं, गाय कह देने मात्र से पूरे दुनिया में जितनी भी गायें हैं सबको हम लोगों ने संबोधित कर दिया। वो एक जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि उसके गाय जाति का जितना भी उसका बोध हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला है, रांची में अगम भूसड़ियाँ हैं। कहाँ है? भूसड़ी। रांची में अगम भूसड़ियाँ हैं। वाक्य में भूसड़ी जो है केकर उदाहरण है के। भूसड़ी ये दोस्तों आपको मच्छर को कहा जाता है, ठीक है। अगर आप नागपुरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर आप यहाँ पर रहे हैं तो आपको पता होगा कि गांव वगैरह में हमारे माता बहनें जो है मच्छरों को भूसड़ी कहती है, और इसमें जो है रांची में अगम भूसड़ी है ऐसा बोला जा रहा है। मतलब हमारे रांची जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर हैं ऐसा बोल रहा है। तो इसमें बोलता है कि ये जो भूसड़ी शब्द है ये किसका उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक या फिर समूहवाचक। तो ये भी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि मच्छर कह देने मात्र से जितने भी मच्छर हैं इस पूरी दुनिया में सबका बोध हो जाता है, और पूरी मच्छर जाति का ही बोध हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही उत्तर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, त्र जो है देवनागरी लिपि में कौन व्यंजन भाग में आवेला? त्र, तो स्पर्श व्यंजन, उसमें व्यंजन, संयुक्ताक्षर या फिर स्वर व्यंजन। तो ये जो है आपका संयुक्ताक्षर में आता है दोस्तों। किस में आता है? संयुक्ताक्षर में आपका त्र जो है देवनागरी लिपि में कौन व्यंजन में आता है? संयुक्ताक्षर में, ठीक है। देखिए अगला है, देवल में कौन अल्प प्राण ध्वनि ना लागे? अल्प प्राण, तो इसमें से कौन जो है दोस्तों अल्प प्राण नहीं है? च, ट, त या फिर ठ। तो जो अल्प प्राण ध्वनि नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठ। एक अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, ठीक है। देखिए अगला है, हेठे देवल में से जो है कौन दीर्घ स्वर ना लगे? तो दीर्घ स्वर कौन नहीं है दोस्तों? अ, ए, उ या फिर ओ। तो जो दीर्घ स्वर नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अ। ये एक दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। दोस्तों अगर आपने नागपुरी का जो हमने पढ़ा है पूरा संपूर्ण कोर्स किया, अगर वो आपने नहीं देखा होगा तो आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है कि ये कैसे हम लोग कर रहे हैं, कि इसमें हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, स्पर्श व्यंजन, उसमें व्यंजन, ये सब क्या है, र, री, रा, ये सब कहाँ पर आते हैं। जैसे कि नागपुरी में कौन कौन शब्दों का यूज़, कौन कौन वर्ण का यूज़ होता है, किसका नहीं होता है, ऐसे में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आपने वो वीडियो देखा है तो फिर आपको इन सारे प्रश्नों को करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं और फिर इन प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिए अगला है 17 में कि देवनागरी लिपि कर कौन स्वर वर्ण कर उच्चारण र कर साथ जुड़ के नागपुरी में होएला? तो बताइए दोस्तों कौन से ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण र के साथ जुड़ करके नागपुरी में होता है? क्या र है, री है, री है या फिर री? तो इसका जो सही उत्तर है हमारा री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? री। देखिए अगला है, झ व्यंजन वर्ण कर कौन रूप में उच्चारित होएला? तो झ जो है व्यंजन
वर्ण कर किस रूप में उच्चारित होता है? अल्प प्राण, महाप्राण, अनुनासिक या फिर संयुक्त व्यंजन। तो जो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा वो महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर दीजिए। देखिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, फ व्यंजन वर्ण कर कौन रूप में उच्चारित होएला? तो बताइए दोस्तों, जो फ है ये कौन व्यंजन वर्ण कर रूप में उच्चारित होएला? महाप्राण, दीर्घ स्वर, अल्प प्राण या फिर देवल में कोनो नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए महाप्राण। ठीक है, फ जो है महाप्राण। ठीक है, देखिए ये है ड कौन तरह कर ध्वनि रूप में आवेला? अल्प प्राण, अनुनासिक, महाप्राण या फिर देवल सौबे। तो ड जो है आपका आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अल्प प्राण में ही ये भी आता है। ठीक है, अगला है देखिए, स्पर्श व्यंजन कर क वर्ग में कई ठो ध्वनि आवेला? तो क वर्ग में कितने ध्वनि आते हैं दोस्तों? 4, 5, 6 या फिर 7। तो स्पर्श व्यंजन कर क वर्ग में आपके कुल 5 जो वर्ण है ये आते हैं। ठीक है, देखिए अगला है, तोय ना हिस्गा हो मोय गोटेक मोबाइल किन देमु। वाक्य में कई ठो संज्ञा कर व्यवहार हो रहे। तो दोस्तों आपको संज्ञा तो पता ही है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति या फिर स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि इस वाक्य में कितने संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि तोय हिस्गा ना हो मोय गोटेक मोबाइल किन देमु। तो इसमें जो आपका कुल संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उसका संख्या जो है 2 ठो है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। सावना एक नंबर कर आदमी है के। वाक्य में कई ठो संज्ञा कर व्यवहार हुए है सावना। तो सावना एक आदमी है दोस्तों, तो इसमें ये बोल रहा है कि ये 1 नंबर का आदमी है। तो इसमें पूछ रहा है कि आपका कितने जो है संज्ञा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें आपका कुल 3 संज्ञा का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, देखिए अगला है, कारो नदी में बाढ़ आए रहे। वाक्य में कारो नदी कौन संज्ञा है के? तो कारो नदी दोस्तों एक पर्टिकुलर किसी नदी को बोला जा रहा है, तो इसलिए ये आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है, गोठ कौन तरह का संज्ञा है के? गोठ जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो गोठ जो है दोस्तों ये आपका एक यहाँ पर देखिए समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, किसका है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है गोठ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है और कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इसे लाइक कर अपने दोस्तों के भी सोशल मीडिया में इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले इसके पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।